मीडिया हेल्पलाइन में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद कन्नौज में पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम की एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपतियों एवं पैसों वाले की पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा, ये कारपोरेट जगत की एक बहुत बड़ी पार्टी है जो व्यवसायिक लोगों से जुड़ी हुई है। उसने कभी भी आम जन एवं गरीब जनता के हित की बात नहीं की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने हजारों की भीड़ की जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 2 मिनट में अपनी बात रखें आदरणीय फारूकी जी। स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव जी की मूर्ति अनावरण के संबंध में आयोजित विशाल जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित अति सम्मानित हमारे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद और उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहुत ही गर्व का विषय है कि इस जनपद फर्रुखाबाद कन्नौज में समाजवादी की धरोहर रहे संस्थापक सदस्यों में से रहे स्वर्गीय आदरणीय कप्तान सिंह यादव जी, जो लगातार 2 बार विधायक रहे, फर्रुखाबाद से प्रथम समाजवादी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जनपद फर्रुखाबाद के पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी की धरोहर थे। आज उनकी यादगार को स्थापित करने के लिए, उनकी याद, उनके कर्तव्यों को जीवन पर्यंत जिंदा करने के लिए उनके पुत्र विधायक, पूर्व विधायक श्री अरविंद सिंह यादव जी ने मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम रखा है वो बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन और मूर्ति का अनावरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम द्वारा होगा। ये गर्व की बात है। मैं एक बार पुनः श्री अरविंद सिंह यादव जी और उनके परिवार और समाजवादी परिवार को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं इटावा से सांसद रहे आदरणीय प्रेमदास कठेरिया जी से अनुरोध करता हूं, आए सभा को संबोधित करें। आदरणीय कठेरिया साहब मंच आए। आज छिमरामऊ में आदरणीय स्वर्गीय श्री कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण के इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई उत्तम सिंह पटेल जी, पूर्व सांसद मैनपुरी रहे भाई तेज प्रताप जी, आदरणीय भाई हमारे वरिष्ठ नेता छोटे सिंह यादव जी, नरेंद्र सिंह जी और मंच पर बैठे अशोक यादव से लेकर हमारे सभी सम्मानित पूर्व सांसदगण, विधायकगण और विधायकगण और सभी मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण, साथियों, आसपास से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज स्वर्गीय श्री कप्तान जी की मूर्ति का अनावरण है और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े नेता थे। आज उनके बेटों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को बुलाकर, और कहावत कहते हैं लोग, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद होता है बच्चों के ऊपर कि आज उनकी याद में ये कार्यक्रम और मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। साथियों, हमारे साथियों ने बहुत लंबी बात रख दी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। अभी हमारे आपके बीच में नरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, छोटे सिंह जी बोल रहे थे कि आंधी है आंधी। प्रदेश में भाजपा के इतने कुतर्क हो गए हैं पूरे देश में, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लोग बदलना चाहते हैं।
इस आंधी में, इस बहुत नेक काम में इस सरकार को हटाने का काम करना, और ये बड़ी तादाद में नौजवान लोग आए हैं। अभी मैं हाईवे से उतरा, इतनी भीड़ बहुत कम मीटिंग में होती है। इसलिए साथियों, मजबूती से खड़े रहना। ये बीजेपी है, ये बहुत ढोंग है, बहुत लग्जर पार्टी है, बहुत झूठ बोलती है। इसने झूठ बोल बोल के पूरे देश को गुमराह किया। इसलिए साथियों, आज ये शपथ लेके जाना, 22 में आदरणीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। इसी क्रम में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जो साथी छज्जा पे बैठे हैं, कृपया करके थोड़े पीछे हट जाएं, छज्जा से हट जाएं। भीड़ ज्यादा है, छज्जा कमजोर है, हो सकता है पीछे हटके बैठे ना। अब मैं अनुरोध करता हूं राकेश राणा जी से, पूर्व एमएलसी आए, सभा को संबोधित करें। आदरणीय राणा साहब। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल साहब, मैनपुरी से पूर्व सांसद आदरणीय तेज प्रताप सिंह जी, और मंच पर बैठे हुए, क्योंकि बहुत नेता हैं, सबका नाम लेने में बहुत समय लगेगा, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अरविंद यादव जी और पत्रकार बंधुओं और सामने बैठे हुए समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ऐसे एक महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बस 2 शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो मैं उनके कार्यों को आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने अपने जो सारा जीवन आपकी सेवा में लगाया, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। और साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान और देश की, प्रदेश की सरकार, जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। मैं खाली एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि 22 में आप पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और फिर 24 के चुनाव में हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को भी हराने का काम। नेता अजय यादव जी, आलोक साकी जी, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, हमारे मौलाना इरफान और कादरी साहब, आदरणीय तोताराम यादव जी विधायक हमारे करहल के, और बड़ी संख्या में नेता हैं। संभव नहीं है कि सबके नाम ले लें। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो इस मंच पर हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो उस मंच पे भी दिखाई दे रहे हैं, इस सभा में दिखाई दे रहे हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आज मौके पर हम सब पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता रहे कप्तान सिंह यादव जी को याद करने आए हैं। आपके आने से पहले मुझे हवन में भी बैठने का मौका मिला, और हवन के बाद उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम अपने पुराने नेता को याद कर रहे हैं। जो हमारे पुराने नेता हैं, पार्टी के मंच पर जो उपस्थित हैं, उन्होंने मुझसे पहले भी बहुत सारी बातें रखी होंगी,
जब मैं मंच पे आया तो बहुत पार्टी के पुराने नेता छोटे सिंह यादव जी से मैंने पूछा कि आपने अपनी बातों में पुरानी बातें जरूर रख दी होंगी, और मुझे याद दिलाया मैंने कि जब नेताजी का पहला चुनाव था यहां पर, जब नेताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हमें जिनको याद करने के लिए आए कप्तान सिंह यादव जी और छोटे सिंह यादव जी के साथ इस क्षेत्र को घूमने मिला था, गांव-गांव जाने का मौका मिला था। उस समय मैं राजनीति नहीं था, हमारे पूर्व सांसद जानते होंगे सिकंदरपुर बगल में ही है, और सिकंदरपुर के लोग भी जानते होंगे एक भी गली नहीं छूटी थी जहां पर हमें जाने का मौका नहीं मिला था। एक एक गली में जाकर के, घरों में जाकर के नेताजी के लिए उस समय वोट मांगा था। सिकंदरपुर के पुराने लोग जानते होंगे, और एक पंडित जी थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नरसिया के थे, नरसिया और उसके दुबे जी थे। वो बहुत, दुबे जी ने भी अपना पूरा गांव घुमाने का काम किया था। ये क्षेत्र कन्नौज का और आसपास का फर्रुखाबाद क्षेत्र पुराना समाजवादियों का क्षेत्र रहा है, और अगर इसके इतिहास में हम लोग जाएं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव लड़े हों, चाहे छोटे सिंह यादव जी चुनाव लोकसभा के लड़े हों, चाहे नेताजी चुनाव लड़े हों, और हमारे मंच पे बैठे पूर्व सांसद प्रदीप यादव चाहे ये चुनाव लड़े हों, और चाहे हमें लड़ने का मौका मिला हो, यहाँ की जनता ने कभी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जहां हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर पुराने लोगों से पूछोगे, उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते थे। किसी जाति के लोग बने रहे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, उनके प्रति सबकी अच्छी भावना थी, हर एक को जोड़ के चलते थे। जब कभी भी मुहर्रम का यहाँ पर कार्यक्रम होता था, या ईद होती थी, या कभी हिंदू मुसलमानों की एकता की कोई बात होती थी, लोग कप्तान सिंह यादव जी को साथ लेकर के हमेशा चलते थे। मुझे याद है वो बिल्कुल स्पष्ट कह देते थे, कोई बात वो छिपाते नहीं थे। अगर उन्हें तो वो पीछे नहीं थे, चाहे मुंह पर कहीं पड़ जाए तो वो सीधी सीधी मुंह पे भी कह देते थे, ऐसे कप्तान सिंह यादव थे। और जो लोग उनको करीब जानते होंगे, वो जहां समाजवादी सिद्धांत से डिगने वाले नहीं थे, हटने वालों में से नहीं थे, लेकिन जब कभी भी वो भाषण देते थे या वो पुरानी बात याद करते थे, तो वो जरूर ये कहते थे कि हमसे एक गलती हुई, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ चुनाव लड़ गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मनाने के लिए भेजा था उन्होंने। यहीं के पूर्व विधायक, बहुत पुराने नेता होरीलाल यादव जी रहे हैं, उमरदा से विधायक, उन्हें भेजा था। समाजवादी राम मनोहर लोहिया जी को पूरी मदद की और उन्हें चुनाव जिताने का भी काम किया। लेकिन
छोटे सिंह यादव जी जानते होंगे, वो हमेशा यही कहते थे कि हमारे जीवन के बाद कभी भी वो समाजवादी सिद्धांत से नहीं हटे। रहे पार्टी के संगठन को बढ़ाना हो, पार्टी को बढ़ाना हो, गरीबों के बीच जाना हो, उन्होंने लगातार मेहनत की है। इसलिए आज इस समय जब हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर छिबरा मऊ, ये छिबरा मऊ और छिबरा मऊ के लोग जानते हैं कि ये समाजवादी धरती है, समाजवादी लोग यहाँ पर हैं, और जब कभी यहाँ के लोगों की परीक्षा हुई है, समाजवादियों के साथ खड़े करके इन्होंने मदद करने का काम किया है। ये अलग बात है, आज हमारी सरकार नहीं है। ये ठीक बात है कि जब हम और आज मिल रहे हैं आप लोग, समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता का चेहरा देख करके और साथ देख करके मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग मन बना करके बैठे हैं कि 22 में सरकार किसी की होगी तो समाजवादी लोगों की सरकार होगी। यहाँ की सीट यहाँ के लोगों ने हजारों वोटों से जिताया है, हजार वोट से जिताया है, और इस क्षेत्र के लोग कभी नहीं भूल सकते कि समाजवादी ने कितना काम किया है यहाँ पर। उसकी गिनती हम नहीं करना चाहते, काम की गिनती इसलिए नहीं क्योंकि जिनसे तुलना है उन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया उनसे काम वालों की तुलना क्या हो सकती है? बताओ, काम वालों की क्या तुलना होगी जिन्होंने काम नहीं किया उनसे? इसलिए समाजवादी साथी हमारी समाजवादी पार्टी के सिद्धांत की लड़ाई अभी भी जारी है। जिन लोगों ने सरकार बनाई, जो आज सरकार में लोग हैं, उन्होंने बताओ कैसे कैसे सपने दिखाए, कितने सपने दिखाए हमें और आपको। यहीं बगल में गुरसाईगंज याद होगा, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आए थे, हमारे श्री कृष्ण यादव जी जान रहे होंगे। बताओ, यहाँ बहुत बड़े बीजेपी के नेता आए थे गुरसाईगंज में, बहुत बड़े नेता आए थे। ये कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। यहाँ किसान भी हैं और किसान के बेटे भी हैं। ये सब खड़े हुए जितने लोग हैं, ये जितने खड़े लोग हैं जो हमारी सभा में हैं, छतों पर हैं, उस मंच में नौजवानों, आप सब पे खेत हैं। बताओ, खेत हैं आप पे कि नहीं है सब पे? और अगर आप पे खेत हैं तो बताओ किस फसल पैदावार की आपकी आय दुगनी हो गई?
बताओ, क्या आलू की पैदावार में जो आय होती थी उसकी 2 गुनी हो गई क्या? आपने पिछले साल जितनी फसलें पैदा की थी, बताओ किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। धान पिछली बार टूट गया और इस बार बर्बाद हो गया। बताओ आय 2 गुनी हुई कि नहीं हुई? बताओ। चाहे कोई फसल हो, किसी किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई। और अभी दिल्ली से आंकड़े आए हैं, जो दिल्ली वाले आंकड़े जो सरकार निकालती है, हमारे लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी कम हो गई, बढ़ी नहीं है। जहां किसानों की आय नहीं बढ़ी, बताओ महंगाई 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, खाद, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बताओ कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई कि नहीं हुई? डीजल महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया और खाद में से कितनी चोरी हो गई एक बोरी में? किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई। सिलेंडर, अब बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? सिलेंडर महंगे हो गए। अब के लोगों नाम बदल दो उज्ज्वला का, अब उज्ज्वला नाम नहीं है, उज्ज्वला नाम नहीं है क्योंकि गैस नहीं चल रही, सिलेंडर में गैस महंगी हो गई। अब उसका नाम उज्ज्वला की जगह बुज्जला हो जाना चाहिए ना। ये उज्ज्वला योजना नहीं है, बुज्जला योजना है। और लोग उसको स्टूल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं, कोई सामान नहीं आ रहा है। बीजेपी के लोगों का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। बीजेपी के लोगों का सबसे प्रिय काम शौचालय बनाना। और जो शौचालय बनाए उस तो अब शौचालय का क्या हो रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे नौजवान जानते हैं कि क्या भविष्य है इनका। कोई भविष्य नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी, रोजगार, उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है क्या? नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल में दिल्ली की सरकार ने और फिर अभी तक, और उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कोई नौकरी नहीं मिल रही। बताओ नौकरियां हैं या नहीं है? और नौकरियों में भी भेदभाव है। जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, बीजेपी वाले कुछ भी बेच सकते हैं। इनके हाथ में जो आ जाएगा वो बिक जाएगा। उन्होंने हवाई जहाज वाले अड्डे, हवाई जहाज अड्डे, एयरपोर्ट बेच दिए। पानी का जहाज जहां से चलता है पोर्ट, वो भी बेच दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें मुनाफा हो रहा था वो भी बेच दिए।
और ये जब बिक जाएंगे तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ये जो मंत्री बन भी रहे हैं, ये केवल नाम मात्र के मंत्री हैं। इनसे किसी भी पिछड़े का, दलित के भविष्य नहीं सुधरने वाला। जब ये चीजें बिक जाएंगी, निकलना बंद हो जाएंगी, तो बताओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार देने की बात कही, हक देने की बात कही, बताओ कहां नौकरी मिलेगी आपको और हमको? नहीं नौकरी है। ये जब चीजें बिक जाएंगी तो उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। और याद करना, एक एक करके कंपनियां बेचती तो हम और आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जो इतिहास को पढ़ते होंगे ध्यान से वो जानते होंगे कि भारत में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। उसने गुलाम बना दिया भारत को। और जिन्होंने ध्यान से इतिहास पढ़ा होगा वो पढ़ लें और जान लें कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ व्यापार करने आई थी कंपनी, वो बन गई सरकार। और जिस तरीके से आज सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, एक कर करके कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये सरकार भी कंपनी बन जाए। ये सरकार नहीं बचेगी, कंपनी बन जाएगी। इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा। केवल हम अपने भविष्य को नहीं, आने वाले समय में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आपकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य के बारे में सोचें। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताओ हम समाजवादी लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। इसलिए जो संविधान अधिकार और सम्मान की बात थी, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इतिहास से, कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। आज सबसे ज्यादा पीड़न करता है बताओ? आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है बताओ आप? ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे? देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, बताओ लोकतंत्र की तस्वीर हम लोगों ने नहीं देखी? इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पर्चे छीन लिए, पैसा चलाया, डीएमएसपी को छोड़ दिया कि जाओ चुनाव लड़ाओ जाकर के। बताओ अगर डीएमएसपी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे तो बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा, पुलिस ने, डीएम ने लूटा। बताओ लूटा कि नहीं लूटा? इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज बताओ झूठे मुकदमे किन पर हैं? आज झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं बताओ? मैंने कन्नौज की सूची उठा करके देखी, सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लग रहे हैं। 307 की धाराएं लगा दोगे। पहले तो पर्चा लूटा, बेईमानी की, और उसके बाद 307 में लगा दोगे। ये कहां का कानून है? कहां का कानून है ये बताओ?
307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टार्टिंग होती है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं, बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है? गांव में बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहां तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है, पानी निकलने पे, घूरा डालने पे, एक दूसरे का गोबर उठाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये हम लोग बैठे हैं, जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका, बताओ पुराना वाला घर गांव का नक्शा पास है आपका? तोताराम जी आपका, ये इनका, किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास नहीं, तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास करा दिया होगा? वो छोड़ो, हमारा आपका, उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उसके पास। जितने राजा महाराजा हैं, कागज नहीं उनके पास, उन्होंने महल के नक्शे नहीं पास किए। वो भूल जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तब का नक्शा पास है। क्या तब नक्शे पास होते थे? इसलिए गरीबों के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डराती है सरकार, लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, नौजवान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ बताना नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आज तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा मान किया, जो कानून बनता था उसका पालन किया। हम लोगों ने अपने जब कभी बीमारी के लिए कहा, नाक और मुंह बंद कर लिए, महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बता दे कोई। हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताए कोई। इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही है, न अन्याय दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड, तो न जाने कब से बना रहे हैं। एक बार हमें मिले थे गडकरी साहब, मंत्री जी, वो कम से कम काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सड़क हमारी जल्दी बना दो। उन्होंने कहा हम जल्दी बना देंगे, लेकिन उनकी जल्दी देखो, कब हम मुख्यमंत्री थे, उनकी जल्दी देखो जब हम मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस समय जीटी रोड को से जब हमसे वो लखनऊ में मिले, उस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था। मैं उनसे निवेदन किया कि जीटी रोड जल्दी बना दो। जीटी रोड अभी तक बन रही है, अभी भी मिट्टी पड़ रही है, अभी भी काम चल रहा है। और सोचो समाजवादियों ने कैसे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बताइए।
अभी तक गड्ढे नहीं भर पाई है सड़कों पर। जो सड़कें समाजवादियों ने बनाई उनके भी गड्ढे नहीं भर पाए अभी तक। ये शिवरा मऊ से सौरेक वाली सड़क जो चली जाती थी हर वक्त बबूल होता था कि रात में लोग नहीं निकलते थे। ये महेंद्र सिंह नीम के चौड़ी सड़क निकली जा रही है आपकी। कब बनना शुरू हुई थी? समाजवादियों ने दी, हमने दी सड़क को। ये सड़क 4 लेन समाजवादी पार्टी ने दी और अभी तक भी नहीं कर पाए। बताइए, ये हैं भाजपाई लोग। इसी तरह कन्नौज से तिरवा से लेकर के उमरदा और आगे तक जानी थी। जितनी समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की उसके आगे सड़क नहीं बन पाई। कहीं पर अस्पताल बना है, शहरों में नहीं अस्पताल हो सकता। बताओ, छिबरामऊ में अस्पताल बनाए यहां पर, ऐसा लखनऊ में भी नहीं मिलेगा और जिलों में भी नहीं मिलेगा। समाजवादियों ने बना दिया, ये दवाई नहीं दे पा रहे। बताओ, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। यहां बिजली को लेकर के सब स्टेशन बनाए, तार बिछाए। बताओ, सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, तार लगाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? मीटर लगा के बिल दे दिया तुम्हें ज्यादा। समाजवादियों ने स्टेशन बनाए, तार लगाए, इंतजाम किया। और बीजेपी ने क्या किया? बिल दे दिया ज्यादा कि नहीं दे दिया? और एटा की तरफ चले जाना, इसी जीटी रोड पर, इसी जीटी रोड को पकड़ के चले जाना एटा। दाईं तरफ देखना कितना बड़ा बिजली का कारखाना बन रहा है, इतना बड़ा बिजली का कारखाना लगा यहां पर। और ये बिजली के कारखाने का नाम हमारे मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। ये जो बिजली का कारखाना बन रहा है, ये किस तरह का कारखाना, हमारे मुख्यमंत्री नहीं नाम ले सकते। और इसलिए नहीं ले सकते लैपटॉप भी नहीं बटे। और समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी नेताजी और हमारी उसमें दिखाई देती होगी। और ये जो बिजली का कारखाना दूसरे नाम लेते हैं, ये नहीं बोल सकते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं से बोल सकते। इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। बताओ, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये जो एम्बुलेंस थी कोरोना में काम आई सबको चलने में, बीमारी में, ये कोरोना में बीमारी में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद एम्बुलेंस कर रही है। आपको किसी रिश्तेदार या किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फोन मिलाने पर आपको एम्बुलेंस इंतजाम किया समाजवादियों ने। आज गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उसमें डीजल नहीं है, बर्बाद थी एम्बुलेंस। और ये पुलिस को भी दी थी हम लोगों ने गाड़ी, पुराने लोग जानते हैं, ये पुलिस के लोग भी जानते हैं। थाने की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल के लिए कोई बजट नहीं था, ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं, इनसे पूछना। ये थाने में डीजल और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं आता था, ये पुलिस वाले वसूल लेते थे, तब इनकी गाड़ी चलती थी।
बजट नहीं था थाने में। इनकी गाड़ी कैसे चलती थी यही जानते हैं, आप जानते हो कैसे गाड़ी चल रही थी इनकी। ये 100 नंबर दी, 100 नंबर दिया कि फोन मिला पुलिस आ जाए, कम से कम मदद करे आए। जो हजारों गाड़ियां दी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं किया। और ये जो 100 नंबर हम लेकर के आए थे, ये अमेरिका की पुलिस को है इंतजाम। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा दुनिया का अमेरिका का है, न्यूयॉर्क वहां की पुलिस जैसे चलती थी उसको सीख करके हमारे अधिकारी आए थे। न्यूयॉर्क की पुलिस का देख के आए इंतजाम। एक और अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, उस शहर में कैसे पुलिस चलती है उसका इंतजाम देख के आए। बगल में एक देश है सिंगापुर, उसकी पुलिस का इंतजाम देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 100 नंबर बनाने का काम किया था, हजारों गाड़ी दी थी और इंतजाम किया था कि अगर गांव खड़ा हो जाए, गरीब के ऊपर कोई बात आ जाए तो फोन मिलाओ, 10-15 मिनट में पुलिस जाकर के मदद कर देगी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं पुलिस को क्या कर दिया है। पहले तो गाड़ी का नंबर 100 का 112 कर दिया और 100 वाले भी खराब हो गए, पता नहीं 112 होते ही वो भी इंतजाम में लग जाते हैं, व्यवस्था खराब कर दी। पता नहीं कौन से इंतजाम में लग जाते हैं ये लोग, कौन सा इंतजाम कर रहे हैं 112 वाले लोग। और सुनने में आया है तो इनोवा गाड़ी दी थी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को चलने के लिए, वो बड़े बड़े अधिकारियों ने छीन ली कि तुम हेड कांस्टेबल वाले तुम चलोगे इनोवा में, गाड़ी छीन ली। और ये प्रमोशन पुलिस का कभी नहीं होगा जितना पुलिस प्रमोशन समाजवादियों ने करके दिखाया। इसलिए नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने पे खोलने का काम करेंगे। और ये सरकार क्या कर रही है आजकल, ये हमारे ढपली वाले दिख गए हैं, इनका भी भाग्य बड़ा खराब है। ये जब जब समाजवादी सरकार आती है बहाल हो जाते हैं और जैसे ही समाजवादी सरकार चली जाती है सस्पेंड हो जाती है। पिछली बार पता है अपना कहाँ नाम लिखाया है, जहां शौचालय जाते हो वहीं खा लिया। बताओ यही बेईमानी। देख के आइए आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, कहीं नाम लिखाओ और नेताजी का,
कहीं नाम लिखा है? लेकिन जैसे ही स्वच्छता के लिए जाओगे वैसे बीजेपी का नाम दिखाई दे जाएगा आपको। क्या काम किया इन्होंने? कोई काम किया है तो बताओ, क्या काम किया बताओ? अरे दमदार सरकार है, दमदार सरकार है, अरे बड़ी दमदार है, लेकिन दुमदार को क्यों नहीं हटा पा रहे हो सड़कों से? ये जो दमदार सरकार है, जो हमारी दमदार सरकार है, दमदार सरकार से पूछो, ये दुमदार जो सड़क पे घूम रहे चार पैर वाले और खेतों को खाए जा रहे हैं चार पैर वाले, ये दुमदारों को कब हटाओगे ये बताओ? ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। इनसे झूठ बोलो। ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं झूठ का। झूठ ऊपर से चलता है, नीचे से फैलाते। कभी हिंदू मुसलमान जान कौन सी राजनीति ले आते हैं, कभी कोई और नाम। ये खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और देखो बीजेपी की चाल क्या रही। भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, वहां पर मूर्ति लगी कि नहीं लगी बताओ? और उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति प्रतिमा की बात हो गई, झगड़ा लगा दिया बीजेपी के लोगों ने। नहीं, भगवान बुद्ध से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप से मतलब है, केवल बंटवारे से वोट मिल जाए इससे मतलब है। इसलिए साख समाज को हम कह के जा रहे हैं, साख समाज के लोग कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो भगवान बुद्ध की उससे अच्छी मूर्ति लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और झगड़े का काम नहीं करेंगे। घोड़े पर महाराणा प्रताप की भी कहीं न कहीं प्रतिमा लगाएंगे, और यहीं नहीं रुकेगी समाजवादी पार्टी। कन्नौज का इतिहास भी याद रखो। तो वही सम्राट हर्षवर्धन है जिन्होंने कुंभ मेला लगना शुरू कराया। कुंभ मेला उन्हीं की वजह से लग रहा है। सबसे ज्यादा दान करते थे सम्राट हर्षवर्धन, और कन्नौज का इतिहास था उससे। तो अगर हमें प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो वो उनकी भी प्रतिमा लगाएंगे। और ये भी मत भूलना, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है। इसलिए इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है, इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास का आधा अधूरे ज्ञान से नुकसान है। हमारे देश की खूबसूरती अगर है तो वो हमारी ज़मीनी तहजीब है, हमारी पहचान दुनिया में है। तो हमारी पहचान है, मिली जुली जो संस्कृति है उसकी पहचान है। और जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने किस तरीके से न केवल भारत को बल्कि दुनिया को संदेश दिया था, शांति का और नॉन वायलेंस का। बताओ, हमारे देश से संदेश दिया हो दुनिया में संदेश दिया हो। कि कन्नौज और आसपास के क्षेत्र में इस बार
भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार याद रखना, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आप अपने बूथ में लड़ना पड़ेगा। अगर बूथ में लड़ाई नहीं लड़ी, कामयाब नहीं होगे। हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो बदलाव नहीं होने देंगे, तो समाजवादियों ने भी ठाना है, हमें कितनी भी साइकिल चलानी पड़े, हम बदलाव करके दिखाएंगे। और बताओ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया। प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने। एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया। कुटे के नहीं कुटे सांसद जी प्रतापगढ़ में? बताओ, ज्यादा तो नहीं कुटे? सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की। और इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यापारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी साथियों के साथ वहां पर गए थे। गोरखपुर में एक होटल में थे, सोते थे। पुलिस गई और बताओ मारा उसको, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा कि 10 मिनट बाद फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पे जान पारी। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ जंगल राज है। यहां भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर तिरमा में। एक लोधी समाज के जानते होंगे रामबख्श वर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाले बेहतर है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। एनसीआरबी जो दिल्ली का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पर अगर कहीं घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कानून व्यवस्था ये कहते हैं दमदार। जो लोग दमदार को नहीं ठीक कर सकते वो क्या दमदार होंगे? और जो ईमानदारी का दावा कर रहे हैं, उनसे पूछो कि गंगा मैया के नाम पर जो पैसा लिया था तुमने, जो सड़क के गड्ढों को भरने के नाम पर पैसा लिया, जो गौशाला चलाने के नाम पर पैसा लिया, वो बताओ हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया? कोई बता दे हम। कन्नौज लोग बताओ, लाशें जल गई कोरोना में, इसी पर जो समाजवादियों ने घाट बनवाया था, कितनी लाशें जल गई, ये सरकार नहीं पूजा पाई। गंगा कहां साफ हो गई? वो तस्वीरें कौन भूल
उन तस्वीरों को कौन भूलेगा? ये सरकार नहीं मदद करना चाहती कोरोना से जिनकी जान गई है। हजारों लोग चले गए, तमाम लोगों की जान चली गई। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, केवल बड़े बड़े सेठ और उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों आपकी हमारी सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी कहा, याद कीजिए कि नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन सफेद होता है। इस सरकार ने गरीबों को हमारा पैसा जमा करा दिया और पैसा जमा करा के उद्योगपतियों को दिया। उद्योगपतियों ने अपना बैग भरे, सूटकेस भरे, हवाई जहाज भरे, भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, नोटबंदी आपका पैसा उद्योगपतियों पर चला गया। कोई सोच सकता है ये सरकार हो? पार्टी के नेता आजम खान जेल में हैं, उसके जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। झूठे मुकदमे लग गए, उन पे भैंस का मुकदमा, पेड़ का मुकदमा, किताबी चोरी का मुकदमा। ये सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है, किसी पे भी झूठे मुकदमा लगा देगी। आजम खान साहब पे बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सब मुकदमे लगे। अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। कोई नाम जानते हो तो बताओ, कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? यही मुख्यमंत्री जिन्होंने मुकदमे वापस लिए। मुकदमे लग रहे हैं। इन मुकदमों का अगर मुख्यमंत्री अपना मुकदमा ले सकते हैं तो समाजवादी लोग झूठे मुकदमों को भी वापस लेने का काम करेंगे। ऐसे साथियों, हम आज कहना चाहते हैं आपसे, ये देश का चुनाव होने आने वाले समय में, हालांकि हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कड़ा और स्पष्टवादी नेता हमने नहीं देखा। जो कहते थे वो मुंह पे कह देते थे, ऐसे नेता थे। और आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। ये देश के भविष्य का चुनाव है। और सोच लो, सरकारें नहीं बनी, भविष्य क्या होगा? हमारी सभा में सवेरे किसी सरकार ने इनका ध्यान नहीं रखा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सपेरों की अलग गांव बसाएगी, इनको बीन भी बजे, इनका और कारोबार भी हो जाए, रोजगार भी हो, चाहे हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, इन सपेरों की मदद करेंगे। ये तो 500 रुपए दवाइयां जो खरीदे, मिठाई हो, का हिसाब लगाना, 500 रुपए का हिसाब लगा लेना। और तब नुकसान में जब आपकी मेहनत नहीं जोड़ी है, आपकी मेहनत नहीं जुड़ी है इसमें। तो इसलिए याद रखना, अगर भविष्य, देश का भविष्य नहीं करेगा, वो हार जाएगा। समाजवादी ऐसे नहीं है जो मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए मुकाबला आपको करना है, अपने वोट का, अपने बूथ का इंतजाम आपको करना है। जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे एक्सप्रेस वे पे लोग दिखाई दे रहे थे मुझे। लखनऊ से चला, लोग ही लोग, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हमने तो ये रफ्तार से चलने वाला बनाया था, लेकिन समाजवादी लोग इतने दिखाई दे रहे थे, रफ्तार से नहीं चल सकते आप। इतने समाजवादी थे, लखनऊ से लेकर के आपके छिबरा तक समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आते आते सोच लो कितना उबाल होगा समाजवादी पार्टी में। और अब भाजपा में कोई नहीं जा रहा है, भाजपा में कोई नहीं जा रहा उनके पास, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। न जाने कितने नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, अखबार में पढ़ते हो गया। बताओ समाजवादी पार्टी में आ रहे नेता के नहीं आ रहे? नेता भी आ रही है और जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता को समाजवादी पार्टी का भरोसा है। और अगर भरोसा आप पर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अनुशासन के साथ उनको सम्मान करने का काम हम आप लोग करेंगे। हम अपने फौज के लोगों को धन्यवाद देंगे, रिटायर्ड फौज के लोग यहां से लेकर के आगे तक हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आप टोपी देख पहचान जाते हैं, हमारे फौज के लोग दिखाई देते हैं। फौज के लोग भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और तब आ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी का भी रथ नहीं चला है। अभी रथ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी, और अपना घोषणा पत्र भी आएगा जिसमें किसान, नौजवान और माताओं बहनों के लिए तमाम योजना। हमारी बहनें भूल सकती, माताएं बहनें समाजवादी पेंशन मिलती थी। अगर बीजेपी वाले किसानों को 500 रुपया महीना देते हैं तो हमें अपनी माताओं बहनों का 3 गुना भी करना पड़ा है या ज्यादा करना पड़े तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। 500 रुपए वो दे सकते हैं तो हम अपनी माताओं बहनों को भी ज्यादा दे सकते हैं। और कितना देंगे वो घोषणा पत्र में होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है किसान आगे तरक्की करे, हमारा नौजवान आगे बढ़े, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कारोबार और रोजगार के इंतजाम हो। यही समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक खुशहाली के रास्ते पर नहीं आएगा उत्तर प्रदेश, तब तक हमारा आपका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। इसे आने वाले समय में आप लोग एकजुट होकर के समाजवादी का साथ देना। जैसे हजारों वोट से जीतते थे, लाखों वोट मिलते थे, उसी तरीके से लाखों वोट दिला करके समाजवादी को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता सभा समाप्त के बाद खाना खाने, सभी लोगों के खाने की व्यवस्था है विद्यालय में, सभी साथी खाना खा के जाएं। नहीं